इन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इससे जो पिछला चैप्टर था, वी वर स्टडीइंग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंट्रोपी एंड सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। बेटा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैनिफेस्टेशन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की। हमने अक्सर देखा होगा कि हम बर्फ या आइस जो है उसे वाटर में जब डिप करते हैं, उसमें डालते हैं, तो वो वाटर ठंडा हो जाता है। क्यों ठंडा हो जाता है कि हीट एनर्जी, आइस क्यूब जो है वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वाटर से, और वाटर का जो टेम्परेचर है वो कम हो जाता है। लेकिन बेटा इसका अगर मैं रिवर्स प्रोसेस देखूं तो क्या कभी आपने ऐसा देखा कि वाटर, आइस क्यूब तो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है वाटर से, क्या वाटर हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है आइस क्यूब से? इसका रिवर्स प्रोसेस है। हमें हम इसे ऑब्जर्व नहीं करते, हमें नजर नहीं आता, हालांकि आना चाहिए। एनर्जी कंजर्वेशन है तो एनर्जी कंजर्वेशन तो रिवर्स प्रोसेस में भी हमें नजर आनी चाहिए। तो बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें ये फिर ये बताता है कि कौन से प्रोसेस और के होने के इम्कानात हैं और कौन सा प्रोसेस नहीं हो सकता। जो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, किस डायरेक्शन में जाएगा, उसकी प्रेफर्ड डायरेक्शन को शो करता है। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, और इसकी दो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, उन्हें हम अलग अलग पढ़ेंगे। जो पहली स्टेटमेंट है ना बेटा फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, वो बेस करती है हीट इंजन पे। अब थोड़ा सा ये एक स्कीमेटिक डायग्राम यहाँ पे हीट इंजन की मैंने शो की, और हीट इंजन क्या होता है इसे जरा समझे। हीट इंजन क्या करता है कि एक रेजरवायर है जिसे हम कहते हैं हॉट टेम्परेचर रेजरवायर, यानी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका टेम्परेचर ज्यादा हो। हीट इंजन उस ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी लेता है, फर्स्ट केस में क्यू हीट एनर्जी से Q1 भी कहते हैं, Qin भी कहते हैं। इसने QH लिया, इसने हीट एनर्जी ऑब्जर्व की। इस एब्जॉर्ब हीट में से कुछ पोर्शन ये हीट इंजन जो है वो वर्क में कन्वर्ट करेगा, और जो बाकी पोर्शन रह जाएगा हीट इंजन उस हीट एनर्जी को कोल्ड रेजरवायर या लो टेम्परेचर रेजरवायर जिसे TL भी कहते हैं उसकी तरफ रिजेक्ट कर देगा। तो हीट इंजन क्या हुआ कि हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो HTR हॉट टेम्परेचर रेजरवायर से हीट एनर्जी लेके इसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करता है, और जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है उसे वो LTR या लो टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ एक्सपेल कर देता है। तो हम इसे ऐसे देख सकते हैं कि हीट एनर्जी आई हाई टेम्परेचर रेजरवायर से, इसे आप QH कह सकते हैं। सम पार्ट ऑफ दिस हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू वर्क, और जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है वो रिजेक्ट हो गई टुवर्ड्स लो टेम्परेचर रेजरवायर LTR। अब बेटा अगर मैं यहाँ से वर्क की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वर्क विल बी इक्वल टू QH माइनस QL। इसे Qin और Qout भी लिखा जा सकता है, कोई यानी इसे मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तो ये हीट एनर्जी बाहर जा रही है। तो हीट इंजन की जो एफिशिएंसी है उसे हम डिफाइन करते हैं, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन, थर्मल एफिशिएंसी भी इसे हम कहते हैं। This can be defined as output work divided by input heat। बेसिकली हीट इंजन में हम लोग क्या करना चाह रहे हैं, हीट एनर्जी दे के वर्क लेना चाह रहे हैं। हम देख रहे हैं कि कितना वर्क हुआ कितनी हीट एनर्जी देने से। आउटपुट वर्क क्या है W, इनपुट हीट क्या है जो हॉट टेम्परेचर रेजरवायर हीट एनर्जी आई QH। तो बेटा W हमने लिखा, W हम लिख रहे हैं Qin माइनस Qout या QH माइनस QL। तो मैं लिखूंगा QH माइनस QL ओवर QH। तो एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन को मैं लिख सकता हूँ QH ओवर QH माइनस QL ओवर QH। इससे कैंसिल हो गया, तो बेटा हीट एनर्जी की वैल्यू हमारे पास आई माइनस है एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन की QL ओवर QH।
तो दिस इज एफिशिएंसी ऑफ द हीट इंजन, और इसे मैं, मेरे पास हीट इंजन की एफिशिएंसी क्या आई, आउटपुट वर्क ओवर इनपुट हीट क्या थी, QH या 1 माइनस QL ओवर QH। अगर मैं परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूं, आई विल मल्टीप्लाई दिस विद 1 माइनस QL over QH multiply by 100, this will be percentage efficiency। तो हीट इंजन क्या है? हीट इंजन एक ऐसी डिवाइस है जो हॉट ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी को अब्सॉर्ब करती है, उसका कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट करती है, बाकी वो LTR या एनवायरनमेंट में वो एक्सपेल करती है। दिस इज हीट इंजन। हमने देखना है कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की हम बात कर रहे हैं, हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को स्टेट करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ये कोई आदिल मुश्ताक साहब हैं या पता नहीं कौन है, ये मेरी स्क्रीन का रिमोट कंट्रोल चाहते हैं, मुझे पता नहीं क्यों चाहिए। तो बेटा हम लोग पढ़ रहे हैं कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंजन, और जो स्टेटमेंट सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की है ऑन द बेसिस ऑफ हीट इंजन, उसे हम कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट, लॉर्ड्स केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमने देखा कि हीट इंजन में क्या होता है कि हीट एनर्जी का कुछ पोर्शन हार्ड टेम्परेचर रेजर्वायर से आता है, और जो कुछ उस हीट एनर्जी का कुछ पोर्शन वर्क में कन्वर्ट हुआ, जो रिमेनिंग हीट एनर्जी है वो LTR की तरफ एक्सपेल हो गई। बेटा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है कि हमारी तो अब यही ज्यादा से ज्यादा ख्वाहिश होगी कि ज्यादा से ज्यादा वर्क हो और कम से कम हीट एनर्जी जो है वो LTR की तरफ जाए, एफिशिएंसी ज्यादा हो। लेकिन जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो केल्विन स्टेटमेंट कहती है वो हमें ये कहती है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट की हुई है, दिस इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। ये है क्या कि जितनी हीट एनर्जी आई वो सारी की सारी वर्क में कन्वर्ट हो गई, देयर इज नो सिंक, देयर इज नो LTR, देयर इज नो कोल्ड ऑब्जेक्ट। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो केल्विन स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ परफेक्ट हीट इंजन। हम परफेक्ट हीट इंजन कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। परफेक्ट हीट इंजन क्या है कि वो एक ही ऑब्जेक्ट से हीट एनर्जी ले और सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। दिस इज इम्पॉसिबल, ये मुमकिन नहीं है। दिस इज द केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। एफिशिएंसी क्या थी? एफिशिएंसी क्या थी हमारे पास? 1 माइनस QL और QH। अब if QL is 0, LTR हो ही ना, और इधर को कोई हीट एनर्जी नीचे जाए ही ना, QL 0 हो, तो बेटा हमारे पास एफिशिएंसी आ जाएगी 1 माइनस 0 ओवर समथिंग 0, तो ईटा क्या आ जाएगा? 1, और परसेंटेज एफिशिएंसी क्या आ जाएगी? 1। सो 100 से मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा? परसेंटेज एफिशिएंसी। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है, उसकी जो केल्विन स्टेटमेंट है, कि कोई भी हीट इंजन ऐसा नहीं हो सकता जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। मींस वो सारी की सारी हीट एनर्जी को HTR से ले और सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट इज इम्पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है। हम ऐसा हीट इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या हम वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच हैज नो थर्मल पोल्यूशन, जो एनवायरनमेंट में हीट एनर्जी को वो खारिज ना करे। वी कैन नॉट कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन व्हिच हैज नो सिंक, जिसका सिंक ना हो, वो सिर्फ एक ही बॉडी से हीट एनर्जी ले और सारी की सारी बॉडी वर्क में कन्वर्ट कर दे। इट इज इम्पॉसिबल। और बेटा इसे हम कहते हैं केल्विन स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? केल्विन स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इसके बाद बेटा इसके हम एक और स्टेटमेंट पढ़ते हैं, वो है रेफ्रिजरेटर की बेस पे। रेफ्रिजरेटर में क्या होता है? इसका उल्ट होता है हीट इंजन का। रेफ्रिजरेटर में आप क्या करते हैं कि LTR से हीट एनर्जी लेते हैं और उसे HTR की तरफ एक्सपेल कर देते हैं, और ये हीट एनर्जी लेने के लिए ये उधर तो हम देखते थे ऑटोमेटिकली हीट एनर्जी HTR से LTR की तरफ आती है, लेकिन यहाँ पे अपने आप नहीं आएगी, बल्कि उधर जब HTR से, अगर आप इसे कंपैरिजन में पढ़ें तो आपको आसानी समझ आएगी
HTR से हीट एनर्जी आई तो हमें वर्क मिला और कुछ हीट एनर्जी LTR की तरफ गई। रेफ्रिजरेटर में इसका उल्ट है, LTR से हीट एनर्जी ऊपर लेके जाना है तो आपको वर्क मिलेगा नहीं, बल्कि यू हैव टू डू वर्क। इनवर्ट है ना वर्क का एरो, आपने वर्क किया, इस वर्क की मदद से हीट एनर्जी LTR से शिफ्ट होके HTR की तरफ चली गई। तो अगर मैं ये जो लो टेम्परेचर रेजर्वायर हीट एनर्जी है QL प्लस आपने वर्क किया, ये दोनों मिलके किसकी इक्वल हो गए, QH के। अगेन मैं यहाँ से वर्क निकालूं तो QH माइनस QL के इक्वल आ गया। बेटा दिस इज ए रेफ्रिजरेटर, इट इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ हीट इंजन। हीट इंजन में क्या होता था, हीट एनर्जी मिलती थी, वर्क मिलता, हीट एनर्जी आती थी HTR से, उस कुछ हिस्सा वर्क में बदलता था, बाकी किधर जाता था LTR में। यहाँ पे हम क्या करते हैं, वर्क हम खुद करते हैं, हीट एनर्जी LTR से शिफ्ट हो जाती है HTR की तरफ। बेटा हम लोग चाहते हैं कि हम अब इसमें जो हमारी एफिशिएंसी या कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होगा वो क्या होगा कि हम लोग चाहेंगे कि मिनिमम वर्क करने से मैक्सिमम हीट एनर्जी LTR से HTR की तरफ शिफ्ट हो। चाहते हैं कि कम से कम वर्क करना पड़े और हमारा कमरा या हमारी जो फ्रिज है वो ज्यादा से ज्यादा ठंडे हो। तो हम हमारा मेन फोकस क्या है कि मिनिमम वर्क करने से मैक्सिमम जो है हमें वो हीट एनर्जी LTR से HTR की तरफ शिफ्ट हो। तो इसकी जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है ना बेटा, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, उधर हम एफिशिएंसी लिखते थे, इधर हम लिखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ई से लिखेंगे या के से भी लिख सकते हैं, इसे हम के से लिख सकते हैं। ये क्या होगा कि आपने कितना वर्क प्रोवाइड करके कितनी हीट एनर्जी को LTR से बाहर निकाला। तो आप कितनी हीट एनर्जी को निकालना चाह रहे हैं, कितना निकल रहा है LTR से, QL, और कितना वर्क हुआ W। या फिर इसमें क्या लिख सकता हूँ, QL ओवर W क्या है, QH माइनस QL। दिस इज द कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ आवर रेफ्रिजरेटर। हम देखेंगे कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट जो है, जो रेफ्रिजरेटर की बेस पे है, जिसे क्लासियस स्टेटमेंट कहते हैं, ये स्टेटमेंट हमें ये कहती है कि ये वाली जो ब्लॉक डायग्राम है ना जो हमने यहाँ पे बनाई है, दिस इज इम्पॉसिबल। ये क्या है, ये हमें ये कहती है ये एक परफेक्ट रेफ्रिजरेटर है, मींस बगैर कोई काम किए हुए आपने हीट एनर्जी को LTR से शिफ्ट कर दिया HTR की तरफ। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की जो क्लासियस स्टेटमेंट है, इट टेल्स अस दैट इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम लो टेम्परेचर रेजर्वायर टू हॉट हाई टेम्परेचर या हॉट टेम्परेचर रेजर्वायर विदाउट डूइंग एनी एक्सटर्नल वर्क। कोई काम किए बगैर हीट एनर्जी लो टेम्परेचर रेजर्वायर से हाई टेम्परेचर रेजर्वायर की तरफ फ्लो नहीं कर सकती। दिस इज नोन एज क्लासियस स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो बेटा ये दो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की स्टेटमेंट्स हैं, और ये दो अलग अलग स्टेटमेंट्स नहीं है, बोथ आर इक्विवेलेंट स्टेटमेंट। हम साबित करेंगे, ये अक्सर पेपर में आता है, तो प्रूव दैट बोथ ऑफ दीज टू स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इसे साबित करने का क्या तरीकाकार है, मैं एक ट्रिक लेता हूँ। मैं फर्ज करता हूँ बेटा कि दोनों स्टेटमेंट्स में से कोई एक स्टेटमेंट गलत है, फर्ज की। अगर एक गलत है, एक के गलत मानने से अगर दूसरी स्टेटमेंट भी गलत साबित हो जाए, मैं कहूंगा कि दोनों इक्विवेलेंट है। और अगर एक सही है तो दूसरी भी सही है, फिर भी क्या है, दोनों इक्विवेलेंट है। फर्ज किया, मैंने पहले फर्ज किया कि जो लॉर्ड्स केल्विन स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। मतलब अगर वो रॉन्ग है तो इससे क्या मुराद है, फर्ज कर रहा हूँ, एक्चुअली नहीं ऐसा। इट मींस if that Kelvin statement of second law of thermodynamics is wrong, it means you can convert the entire heat taken from HTR to work. अगर वो wrong है तो उसे wrong फर्ज करने से अगर क्लासियस स्टेटमेंट भी wrong साबित हो जाए तो मैं कहूंगा कि both are equal, both are equal। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम एक परफेक्ट हीट इंजन, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस वन इज दी ये वाला परफेक्ट हीट इंजन है, HTR से हीट एनर्जी ले रहा है और सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर रहा है। ये क्या है,
परफेक्ट हीट इंजन। और साथ में ये वाला जो है, दिस इज रियल रेफ्रिजरेटर। ये रियल रेफ्रिजरेटर है, यानी जो एक्चुअल है, और ये वाला जो था परफेक्ट हीट इंजन था। अब देखेंगे दोनों का HTR सेम रखा मैंने। लेट्स सपोज दिस वन इज द परफेक्ट हीट इंजन। तो ये क्या करेगा, HTR से हीट एनर्जी लेगा और सारी की सारी हीट एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर देगा, और वही वर्क इस्तेमाल होगा रेयर रेफ्रिजरेटर में LTR से हीट एनर्जी को HTR की तरफ शिफ्ट करने में। तो अगर हम लोग देखें तो क्या इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल वर्क हुआ जब आपने हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ लेके गए, तो क्या आपने कोई एक्सटर्नल वर्क किया? अगर हम लोग इस इक्वेशन पे गौर करें, इस फिगर पे, तो हमें पता चलेगा कि हमने कोई एक्सटर्नल वर्क नहीं किया। ये जो वर्क था ये इस सिस्टम का इंटरनल सेटअप था, इसका बिल्ट इन वर्क था, इंटरनल वर्क था। ये यहीं से हीट एनर्जी आई, उसी हीट एनर्जी को सारे के सारे वर्क में कन्वर्ट किया, उस वर्क ने लो टेम्परेचर रेजरवायर से हीट एनर्जी को हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ शिफ्ट कर दिया। इसका मतलब है कि अगर परफेक्ट हीट इंजन, इफ परफेक्ट हीट इंजन इज पॉसिबल, इट मींस परफेक्ट रेफ्रिजरेटर इज आल्सो पॉसिबल। कि इसके ऊपर कोई इन्वायरमेंट ने इसके ऊपर कोई काम नहीं किया, लेकिन फिर भी ये हीट एनर्जी को लो टेम्परेचर रेजरवायर से हाई टेम्परेचर रेजरवायर की तरफ शिफ्ट कर रहा है। इसका मतलब है अगर पहली स्टेटमेंट लॉर्ड्स कैल्विन स्टेटमेंट गलत है, तो फिर Clausius statement of second law of thermodynamics, that is also wrong. It means both the statements are equivalent statement. ये पेपर में अक्सर आता है बेटा। ये था आज का लेक्चर, इसे आप प्रिपेयर करें।